हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। कोरोना के इस काल में सुरक्षित रहें, सावधान रहें। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाइड्रोजन बम काम कैसे करता है, हाउ हाइड्रोजन बम वर्क्स। चलिए, हम आज बात करेंगे कि हाइड्रोजन बम काम कैसे करता है। ठीक है, बिना समय गंवाए हम इसे शुरू करते हैं और आज आपको हाइड्रोजन बम से रिलेटेड सारी बातें हम बताएंगे। इसके साथ ही हम चंद बातें एटॉमिक बम के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन विस्तार से हम एटॉमिक बम के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। हाइड्रोजन बम को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि न्यूक्लियर बम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर बम जो है वो एक तरह का एक्सप्लोजिव वेपन है जिसका यूज किया जाता है विनाश करने के लिए। युद्ध लड़ने के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि इन बमों का यूज विनाश करने के लिए ही किया जाता है। हाइड्रोजन बम भी एक तरह का न्यूक्लियर बम है और इसके साथ साथ एटम बम जो है वो भी एक तरह का न्यूक्लियर बम है। तो एटम बम हम किसे कहते हैं? एटम बम ये न्यूक्लियर रिएक्शन से काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन पर काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पर किसी दो एटम्स के बीच में, एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो हम उसे न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देते हैं। कभी भी किसी एटम के न्यूक्लियस के बीच में अगर रिएक्शन होगा तो हम उसे न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो रिएक्शन होता है यानी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो कितने तरह का होता है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो रिएक्शन होता है वो दो तरह का होता है। उसे हम कहते हैं, पहला है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो चलिए, आज हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों के बारे में बात करेंगे। हालांकि हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप का रिएक्शन करता है, जबकि एटम बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन टाइप का रिएक्शन का एग्जांपल है। तो शुरू करते हैं। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन वो रिएक्शन होता है जिसमें किसी हैवी एटम के न्यूक्लियस को स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियस में। अब ऐसा कैसे होगा? तो जब भी यूरेनियम 235 क्या है? यूरेनियम एक एलिमेंट है और 235 जो है उसका एटॉमिक मास है। तो किसी भी एलिमेंट, खासतौर पर यूरेनियम, प्लूटोनियम, अगर हम इस एलिमेंट्स की बात करें, क्योंकि ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता क्या होती है। तो रेडियो धर्मिता किसी भी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव हम तब कह सकते हैं जब उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कहने का मतलब कि लगातार वो अपने आप ही क्या करता है, डिसइंटीग्रेट होता है, यानी टूटता है और उसमें से अल्फा, बीटा, गामा रेज अपने आप सदैव हमेशा 24 घंटे निकलती रहती है। उस एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, जिनमें यूरेनियम का नाम सबसे ऊपर है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो जब भी आप यूरेनियम 235 पर एक स्लो मूविंग लो एनर्जी का न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग नहीं, हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन नहीं, लो एनर्जी का न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को जब भी आप यूरेनियम U-235 पे फॉल कराते हैं, जब आप उसको टकराने के लिए छोड़ देते हैं, जब उन दोनों के बीच में कोलिजन होता है जिसे हम लोग बॉम्बार्डमेंट कहते हैं, तो यूरेनियम U-235 के जो न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है। और टूटता किस में है? तो वो टूटता है क्रिप्टॉन और बेरियम। क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 94 है, बेरियम का एटॉमिक मास 139 है। इसी के साथ इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और इसके साथ ही ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, विनाशकारी ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। आपने यही देखा यहाँ पर कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है बॉम्बार्डमेंट कराने की वजह से 2 स्मॉलर न्यूक्लियस में टूट जाता है और वो न्यूक्लियस जो होता है क्रिप्टॉन के एटम का और बेरियम के एटम का। ओके, और इसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। अब यहाँ पर जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले, वो 3 न्यूट्रॉन्स आगे यूरेनियम के 3 अलग अलग एटम के न्यूक्लियस पर टारगेट करते हैं और टूटने के बाद वो फिर से 3 न्यूट्रॉन्स देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक स्मॉलर न्यूक्लियस जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद बनाता है एक बिगर न्यूक्लियस। तो सवाल ये उठता है कि वो 2 लाइट न्यूक्लियस कौन कौन से? तो 2 लाइट न्यूक्लियस आपके क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही 2 लाइट न्यूक्लियस है। तो जब भी आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को लेंगे, आइसोटोप्स कहने का मतलब हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स होती हैं, आपको पता है वो 3 आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल हाइड्रोजन को हम प्रोटियम कहते हैं, जिसका एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसके बाद आता है आपका H21 यानी ड्यूटेरियम,
ड्यूटेरियम क्या होता है, जिसका एटॉमिक मास 2 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है। और तीसरा होता है H31, जिसका एटॉमिक मास 3 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होते हैं। इसमें हमने H21 को लिया है, यानी कि हमने ड्यूटेरियम की बात की है। ड्यूटेरियम जो है वो H21 प्लस H21 का हमने रिएक्शन कराया है और रिएक्शन कराने के बाद ये बनाता है हीलियम और इसके साथ निकलता है एक न्यूट्रॉन। अब ये कैसे होता है तो आप देख लीजिए, हाइड्रोजन जो है H21 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है और दूसरे हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास 2 है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 2 और 2 4 होने चाहिए हाइड्रोजन के एटॉमिक मास, लेकिन जो हीलियम बना वो H3 वाला बना, यानी कि एटॉमिक मास इसका 3 है और एक एक्स्ट्रा जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। ओके, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको हमने 0 लिखा है और इसका मास जो है क्या होता है 1 होता है, तो हमने इसका मास ऊपर 1 लिखा है। अब हम आप देखते हैं आगे एटम बम और हाइड्रोजन बम। तो हमने अभी 2 तरह के रिएक्शन पढ़ा, फिजन और फ्यूजन। एटॉमिक बम फिजन रिएक्शन पे बेस्ड है, हाइड्रोजन बम फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे यूरेनियम U-235 बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं प्लस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। यहाँ पर जो एलिमेंट हमने लिया है वो लिया है हमने यूरेनियम और इसके साथ एक और रेडियोएक्टिव एलिमेंट हमने लिखा है, वो है आपका प्लूटोनियम। अगर एटम बम ब्लास्ट करता है तो लगभग वो 15,000 टन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन वहीं अगर हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होगा तो कम से कम 10 मिलियन टन ऑफ TNT के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर ये काम कैसे करता है तो यहाँ पर देखते हैं, अगर फिजन जब होता है तो कोई एक न्यूट्रॉन आता है और वो न्यूक्लियस को तोड़ देता है, लेकिन ठीक उलट फ्यूजन में ऐसा नहीं होता है। फ्यूजन में हमें 2 न्यूक्लियस को पास लाना होता है। हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन फैमिली में जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उस फैमिली में 3 आइसोटोप्स यानी 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। पहला है आपका प्रोटियम, जिसे हम लोग नेचुरल हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं। प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा फैमिली का मेंबर जो है उसे हम लोग कहते हैं ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1 और इसके साथ ही न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। लेकिन यहाँ पर ट्रिटियम के बारे में बिल्कुल अलग है। ट्रिटियम में प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। और जैसे ही प्रोटियम और ट्रिटियम मिलते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं हीलियम। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए आपको जरूरत होती है ट्रिटियम की। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम ट्रिटियम को बनाएंगे कैसे, हम ट्रिटियम को पाएंगे कैसे। तो ट्रिटियम के लिए हम यूज करते हैं लिथियम का। लिथियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके हम एक सॉलिड पाउडर लाइक सब्सटेंस हम बनाते हैं, जिसे हम लोग लिथियम ड्यूटेराइड पाउडर भी हम लोग कहते हैं। लिथियम ड्यूटेराइड पाउडर का यूज किया जाता है ट्रिटियम को बनाने के लिए। अब आपको पता है कि जो भी ड्यूटेराइड और ट्रिटियम की हम बात कर रहे हैं, इसका न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिवली चार्ज होता है और जब भी दोनों पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहेंगे। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन काम करता है, बहुत ही ज्यादा रिपल्सन काम करता है और ये दोनों कभी एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते हैं। अब सवाल ये है, ये पास कैसे आएंगे। आपको पहले ही पता है कि प्रोटॉन की संख्या 1 होती है ड्यूटेराइड में और ट्रिटियम में प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है। तो जब भी हमें इन दोनों का रिएक्शन कराना होता है तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, इन दोनों को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर देना होता है। कितना टेम्परेचर, अगर हमें 2 न्यूट्रॉन्स का रिएक्शन अगर हमें कराना है तो हमें लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस एनर्जी देनी पड़ती है, लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस एनर्जी देनी होती है। अब आप सोच सकते हैं कि जो सूरज है उसका जो कोर है, केंद्र है, उसके केंद्र पर जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड ही होती है या सेल्सियस होती है। जैसे ही आप 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड की जब आप एनर्जी आप देते हैं तो इन दोनों को आपस में फ्यूज होने से अब कोई नहीं रोक सकता। इनके बाहर की जो ऑर्बिट है वो खत्म हो जाती है। इन दोनों के बीच की दूरी जब 1 × 10⁻⁻15 मीटर रहती है, तब दोनों एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं और एक्ट करने के बाद ये कंबाइंड हो जाते हैं और हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। इस दौरान एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बेस्ट कहाँ होते हैं, कहाँ रखा जाता है। किसी भी मिसाइल के जो टिप पोजीशन होती है वहां पर हम हाइड्रोजन बम का चेंबर बना के इसमें रखते हैं। इस हाइड्रोजन बम को फोड़ने के लिए आपको एक नहीं बल्कि टोटल 3 रिएक्शन कराने होते हैं। इसमें 3 तरह के रिएक्शन कराते हैं, 3 तरह के बम होते हैं।
पहला बम जो है वो केमिकल के रूप में होता है, केमिकल बम जो खोल के बाहर होता है, दूसरा आपका फिजन बम, और तीसरा होता है फिर हमारा फ्यूजन बम। जो केमिकल बम बाहर की तरफ है, केमिकल आपको पता है आरडीएक्स, टीएनटी वगैरह ये सारे केमिकल बम्स की कैटेगरी में आते हैं। फ्यूजन बम आपको पता है आपको यूरेनियम की बॉल छोटी सी लेनी होती है, और फ्यूजन में हम आपको बताएंगे क्या लेना होता है। तो यहाँ पर जो यूरेनियम की बॉल होती है उसके बाहर जो चारों तरफ चेंबर होता है, उस चेंबर की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, वो बेरिलियम की होती है, और बेरिलियम के अंदर हम लोग केमिकल एक्सप्लोजिव भरते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ केमिकल नॉर्मल एक्सप्लोजिव हम लोग भरते हैं। इसके साथ ही जो यूरेनियम की बॉल होती है उसके चारों तरफ भी एक लाइनिंग होती है, और वो भी बेरिलियम की ही लाइनिंग होती है। और फिर उस लाइनिंग के अंदर आपका फिजन के लिए फ्यूल होता है जिसे हम लोग यूरेनियम कहते हैं, जो मुश्किल से सिर्फ 4 से 6 इंच ही उसकी डायमीटर होती है, काफी छोटी होती है। उसके ठीक नीचे एक और केसिंग होता है जिसमें यूरेनियम का केसिंग होता है, चारों तरफ यूरेनियम की बॉक्स होती है। उस यूरेनियम के बॉक्स के अंदर हम फिजन का फ्यूल डालते हैं जिसे हम लोग लिथियम ड्यूटेराइड कहते हैं। लिथियम ड्यूटेराइड वही है जो आपका ट्रिटियम बनाता है। फिर उसके अंदर एक प्लूटोनियम का सिलेंडर होता है, और इस केस के बाहर होता है स्टाइरोफोम। अब हमने कहा था कि बेरिलियम की लाइनिंग क्यों यूज करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बेरिलियम की लाइनिंग जो है हमें मदद करती है कि कोई भी एनर्जी जो है वो उस केस को छोड़ के बाईपास करके बाहर की तरफ ना निकल जाए, वो रिफ्लेक्ट करके वापस अंदर ही आ जाए। तो हाइड्रोजन बम के अंदर सबसे पहले होता क्या है कि जो आपका केमिकल बम जो है उसे हम एक्सप्लोड करते हैं। जैसे ही हम केमिकल बम को एक्सप्लोड करते हैं, वो केमिकल बम से निकलने वाली न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के 2 से 4 सेंटीमीटर या इंच में जो बॉल होती है उस बॉल के साथ वो रिएक्ट करता है, टकराता है। टकराने के बाद जैसे ही वो टकराता है, आपको पता है कि वहां पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। किसी भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर यूरेनियम U-235 की जो न्यूक्लियस है वो टूट जाती है बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस में, और इसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन निकलता है, और ये 3 न्यूट्रॉन आगे चल के फिजन रिएक्शन करता है और यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ता जाता है। फिर अगले 3 न्यूट्रॉन्स आगे के 3 यूरेनियम के एटम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। उसके बाद बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। इसके साथ ही इस रिएक्शन के दौरान इससे निकलने वाली गामा रेज और एक्स रेज मिरर केसिंग से टकराकर वापस कंटेनर के अंदर आती है और नीचे मौजूद यूरेनियम की केसिंग से टकराती है। जैसे ही ये यूरेनियम केसिंग से टकराती है तो ये सारी गामा रेज जो हैं और जो एक्स रेज है वो नीचे मौजूद यूरेनियम की केसिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा बाहर से प्रेशर लगाती है। जैसे ही बाहर से यूरेनियम की केसिंग पर प्रेशर लगता है तो अंदर मौजूद लिथियम ड्यूटेराइड की पाउडर ट्रिटियम में बदलना शुरू कर देती है। इसी दौरान अंदर मौजूद स्टाइरोफोम उस एनर्जी की वजह से प्लाज्मा में बदल जाता है, और तब तक वो न्यूट्रॉन जो है अंदर मौजूद प्लूटोनियम के सिलेंडर तक पहुंचता है और फिर से फिजन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही एक्स रेज केसिंग के बाहर पहुंचते हैं तो ये केसिंग के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरेनियम केसिंग दबना शुरू हो जाता है, और ये बाहर की प्रेशर की वजह से यूरेनियम केसिंग को अंदर की तरफ दबाता है। अंदर मौजूद पाउडर यानी फ्यूल दबता है और वो रिएक्शन करके ट्रिटियम बनाता है, और फिर ये ट्रिटियम ड्यूटेरियम से रिएक्ट करके हीलियम, एक न्यूट्रॉन और बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन के दौरान अंदर मौजूद जो प्लूटोनियम की रॉड होती है वो भी न्यूट्रॉन से टकराने के बाद फिजन करता है और अंदर से बाहर की तरफ ये प्रेशर लगाता है। बाहर से अंदर की तरफ भी प्रेशर लगता है और अंदर से बाहर की तरफ भी प्रेशर लगता है। बीच में मौजूद जो लिथियम ड्यूटेराइड की पाउडर होती है वो न्यूट्रॉन से रिएक्ट करके ट्रिटियम बनाती है, और फिर ये ट्रिटियम ड्यूटेरियम से रिएक्ट करके हीलियम, एक न्यूट्रॉन और बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये सारा रिएक्शन 1 सेकंड के 600 बिलियंथ ऑफ टाइम में ही हो जाता है, जिसमें से 550 बिलियंथ ऑफ टाइम फिजन के लिए होता है और सिर्फ 50 बिलियंथ ऑफ सेकंड का जो टाइम होता है वो फ्यूजन के लिए होता है। आज इस दुनिया में सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जिनके पास हाइड्रोजन बम है, जिसमें चाइना, रसिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और यूएसए जैसे देश आते हैं। तो अभी आपने ये देखा कि हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है, तो हमने विस्तार से देखा कि हाउ हाइड्रोजन बम वर्क्स। अब आगे जो है मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। जितनी मास की यूरेनियम से बनी हुई एटॉमिक बम जो है
हिरोशिमा और नागासाकी में गिराई गई थी, उससे करीब 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी। ये तो आंकड़ों में है, लोगों का ये कहना है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, कितने लोग तो मिले ही नहीं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर उतनी ही मास का अगर हम आज उसकी जगह पर हाइड्रोजन बम यूज करते हैं तो यूरेनियम बम से करीब 700 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जो कि तबाही कर सकता है। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और एटॉमिक बम के बारे में भी विस्तार से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।